हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्सा कोमल। आज फ्राइडे है। फ्राइडे को आम तौर पे हम जो पूरा हफ्ता भर की डेवलपमेंट्स होती हैं उन्हीं के ऊपर बात करते हैं और तबसरा हासिल करते हैं। और हफ्ता ख़त्म होने को ही है और हमारे पास भी बहुत सी खबरें हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है, लेकिन कुछ इस्लामाबाद के अंदर चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं कुछ खबरों के हवाले से। उसी तरह की एक चहमगोई है जो कुछ दिन से कयास आराई तो हो रही है इस हवाले से कि हुकूमत कोई कैबिनेट में रिशफल करने जा रही है काबीना के अंदर, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं है इन खबरों के हवाले से। तो कुछ हम प्रोग्राम में हल्का फुल्का इसका भी जिक्र करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले जो मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर साहब का इस्तीफ़ा सामने आया था, तो हुकूमत उस वक्त भी और उससे पहले से भी तनकीद की जद में रहती है कि इनकी तरफ से बहुत बार रद्दोबदल किया जा रहा है कैबिनेट में भी, उसके अलावा जो मुशीर हैं वो बदले जाते हैं बार बार, जिसकी वजह से कारकर्दगी पे एक तो असर होता है और दूसरी बात ये तनकीद की जाती है कि बताया नहीं जाता कि किसको उसके ओहदे से क्यों हटाया गया है। जैसा कि शहजाद अकबर साहब को का इस्तीफ़ा सामने आ गया, लेकिन ये नहीं वो पता चला कि ऐसी क्या वजह थी। कुछ दिन पहले तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे बड़ी भरपूर किस्म की, तो ऐसा क्या हुआ कि उनका इस्तीफ़ा आ गया अचानक से, कोई वजाहत नहीं है। तो अगर ऐसा होने जा रहा है कि काबीना में कोई रद्दबदल होंगे तो उसके क्या नताइज हो सकते हैं, क्या हुकूमत इसकी अभी मुतहमिल हो सकती है, कुछ इस बारे में बात करेंगे। और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे आज की जो बड़ी खबर है वो सेनेट के इजलास के हवाले से है, जहाँ पर आज अपोजिशन अक्सरियत होने के बावजूद कुछ ना कर सकी और हुकूमत ने स्टेट बैंक एक्ट तरमीमी बिल बासानी मंजूर करवा लिया और हुकूमत इसे अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रही है। इस वक्त वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने पूरी कौम को एक तो मुबारकबाद पेश की इस बिल के पास होने पर, और पीपल्स पार्टी और यूसुफ रजा गिलानी जो अपोजिशन लीडर है सेनेट में, उनका शुक्रिया भी अदा किया, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब आज पहुंच नहीं सके थे इस सेनेट के इजलास में। फवाद चौधरी ने कहा कि कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद का ख्वाब देखने वाली ये जो अपोजिशन है, ये सेनेट में जहां इनकी बकौल फवाद चौधरी साहब के नाम निहाद अक्सरियत मौजूद है, लेकिन वहां पर भी नाकाम हो गए तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे कौमी असेंबली में। सुनिए फवाद चौधरी ने क्या कहा। इस बुरी शिकस्त के बाद मुझे उम्मीद है कि अब वो सुकून से होंगे। अपोजिशन जो ख्वाब देख रही थी कि हम कौमी असम्बली में अदम एतमाद लेके आने का, ये ख्वाब उनके उस ऐवान में भी पूरे नहीं हुए जहाँ पे उनको नाम निहाद अक्सरियत हासिल है। ना तीर चलेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। और दूसरी तरफ अपोजिशन जो कि आप काफ़ी दिन से सुनते आ रहे हैं टॉक शोज़ में भी कि स्टेट बैंक तरमीमी बिल के हवाले से क्या क्या बातें करती है। कहा जा रहा था कि ये कौमी सलामती पर हमला है, फिर स्टेट बैंक को IMF के हवाले करने का कि एक मंसूबा है IMF के तहत और उसको मातहत करने के लिए काम किया जा रहा है, और ये बड़ी अजीबो गरीब सोच है हुकूमत की और इसको जस्टिफाई क्यों कर रही है हुकूमत। ये सब बातें अपोजिशन ने की थी, लेकिन आज ये जवाब पेश किया जा रहा है कि रात गए इजलास का एजेंडा जारी किया गया, जिसकी वजह से अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी भी नहीं इजलास में पहुंच सके और ये शिकवा सामने आया और इस पर खुद भी ऑपोजिशन के अंदर से आवाजें उठी। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा अपने ट्विटर पैगाम में कि यूसुफ रजा गिलानी का एक वोट ना होने की वजह से मुल्क IMF का गुलाम बन गया। तो ख्यालात तो अभी भी वही हैं, लेकिन हुकूमत ने बिल पास करवा लिया है। आज सेनेट में आजम तारड़ ने कहा कि इजलास में हुकूमती अरकान थोड़े थे और उसके बाद वजीर खजाना जो है वो ऐवान से बाहर आते और जाते रहे, और बाद में जब अपोजिशन के अरकान कम हुए तो फिर वजीर खजाना ने आकर तहरीक पेश कर दी, जिस तरीके से वो पास हो गई। तो हुकूमत एक तो अपनी कामयाबी अगर इस अंदाज में ये चीज़ हुआ है जिसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात अपोजिशन के मौजूद हैं, तो उनका कामयाबी करार देना क्या दुरुस्त है, इस पर एक तो बात होगी। और फिर ख़ास तौर पर अपोजिशन के हवाले से कि अगर ऐवान इतना सीरियस क्यों नहीं लिया जब ये मामला इतना सीरियस था उनके लिए और मुल्क की सलामती का मामला था, इसके ऊपर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। और फिर कराची का एक अहम इशू है जो इस हफ्ते एक अहम खबर रही। सिंध हुकूमत ने जमात इस्लामी से तो मुआहदा कर लिया है लोकल गवर्नमेंट लॉज के हवाले से जो उनका एहतजाज था, और उनकी तरफ से 1 माह से जारी धरना भी खत्म कर दिया गया है, लेकिन MQM का मामला वहीं पर है। MQM की तरफ से कल एहतजाज भी किया जाएगा और आपको पता है किस किस्म की पुरतशद्दुद सूरत हाल बन चुकी थी जो एहतजाज MQM की तरफ से हुआ था और सिंध पुलिस की तरफ से उनको रोका गया था। ये तमाम मामला आपके सामने हैं, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। ख़ास तौर पर लिसानियत के हवाले से यहाँ एक लहर कराची की सियासत के अंदर आ रही है, उसका हम जिक्र करेंगे। इसके लिए हमने दावत दी है
तजियाकार और सहाफ़ी उवैस तौहीद साहब को, मुर्तज़ा सोलंकी साहब भी हमारे साथ हैं और अतर काज़मी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आगाज़ में सोलंकी साहब आपसे कर लेती हूँ, और ये जो काबीना में रद्दोबदल के हवाले से खबरें हैं, ये महज अभी तक सिर्फ खबरों की हद तक ही हैं। बातें तो 2-3 दिन से हो रही थी, लेकिन हुकूमत अभी इसको कंफर्म नहीं करी और कोई कंफर्म इत्तलात भी नहीं है कि कौन सी वजारत तब्दील होने वाली है और कौन आने वाला है। लेकिन अगर ऐसा होता भी है, शहजाद अकबर साहब के इस्तीफे को देखते हुए और हुकूमत का जो रिकॉर्ड है बार बार तब्दीलियां करने का, तो हुकूमत इसकी मुतहम्मिल हो सकती है इन वक्तों में? इसमें तो कोई देर नहीं लगनी। जब भी आपने म्यूजिकल चेयर का इंतजाम करना है, तो ये जब से आए हैं तब से हो रहा है। आप देखें कितने वजीर खजाना उन्होंने बदले हैं, वजीर इत्तलात कितनी दफ़ा बदला है, वजीर दाखिला बदला है। तो ये इसमें ऐसा तो नहीं होने वाला कि इस तब्दीली के बाद जो है वो कोई क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस जो है वो कोई बेहतर हो जाए। वो तो हर गुजरते दिन के साथ ख़राब होती हुई चली जाए। तो अब अगर शेख रशीद वज़ीर इत्तलात बन जाएंगे और फवाद चौधरी वज़ीर दिफा बन जाएंगे और परवेज़ खटक वज़ीर दाखिला बन जाएंगे, तो इससे क्या तब्दीली आएगी? मतलब पहले जो तब्दीलियाँ की हैं उसके नतीजे में क्या हुआ है? आपने गुलाम सरवर को कहाँ से उठाकर हवाबाजी का वज़ीर बनाया, तो वो अभी तक PIA जो है वो उसका जो हाल है वो आपको पता है। तो इससे कोई ख़ास तब्दीली नहीं आएगी, सिवाय इस बात के कि इमरान खान जो है वो सुल्तान है और वो एक सदारती निज़ाम की तरह से जब को जिसी को चाहें उसको रख लें, जिसको चाहें निकाल दें। ये क्योंकि अभी तक आप तो समझते हैं कि अगर हो भी जाता है ऐसा को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बात मैं एक बार फिर वजाहत कर दूं कि इस हवाले से कोई कंफर्म इत्तलात नहीं है। खबरें 2-3 दिन से गर्दिश कर रही थी और आज कुछ सहाफ़ियों की तरफ से इसको रिपोर्ट भी किया गया। अतर काज़मी साहब, हम पॉसिबिलिटीज़ की बात कर सकते हैं। हुकूमतों का चले इख्तियार होता है कि उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, किसको कौन सी वजारत देनी है और किस वक्त में देनी है, लेकिन PTI हुकूमत ये बहुत दफ़ा कर रही है। ये कैसा साबित हो सकता है, और ख़ास तौर पर क्या अवाम का एक जमहूरी माशरे के अंदर फिर ये हक है इसको जानना कि किसको क्यों तब्दील किया गया, उनकी क्या कारकर्दगी थी, और अगर नाकिस कारकर्दगी पर किया तो क्या मामलात रहे? देखिए, ये तो बिल्कुल आपने बात दुरुस्त की। अवाम का तो अवलीन हक है कि उनको बताया जाए कि कोई भी मिनिस्टर था उसकी क्या कारकर्दगी थी। इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मसला ये रहा है कि हमारे यहाँ दरअसल जो जमहूरियत है वो ऐसी रही कि वो दो खानदानों के दरमियान और उनके चंद, जिसे आप कह सकते हैं लॉयलिस्ट जो हैं, उनके बीच में रही। हमेशा से किचन कैबिनेट्स रही। सबको पता है कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो ये मिनिस्टर इस जगह पे रहेगा, नून लीग की आएगी तो ये मिनिस्टर इस जगह पे रहेगा। लेकिन अगर आप दुनिया भर में देखें, जहां पे भी पार्लिमानी जमहूरियत होती है वहां पे वुज़रा की रीशफल एक रूटीन का काम है। अगर आप बरतानिया की मिसाल ले लें, मौजूदा जो टोरी हुकूमत है उसके दौरान 4 वजीर दाखिला, 4 वजीर खजाना बदल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी बदला जाएगा उसकी कारकर्दगी के ऊपर जरूर आप सवाल उठा सकते हैं। तो मसला ये कि हम यूज टू नहीं है इस पार्लिमानी जमहूरियत के, हम यूज टू हैं दो खानदानों की जमहूरियत के। तो हमें ये लगता है कि वो जो दो खानदान करते आए हैं वो जमहूरियत है। तो इस वजह से हमें ये चीजें इस तरह लगती हैं कि अगर कैबिनेट रीशफल हो रही है तो ये कोई जैसे कोई नॉन डेमोक्रेटिक थिंग है, या ये कोई ऐसी है कि कोई बंदा बादशाह है तो वो ये काम कर रहा है। नहीं, जमहूरियतों में ये होता है और दुनिया भर में ये होता है। जहां तक ये ताल्लुक है, अगर आप फवाद चौधरी साहब किसी और वजारत में चले जाएंगे या कोई और वजीर किसी और वजारत में चला जाएगा तो उसके बाद उनकी जो कारकर्दगी होगी या उसके दौरान उनकी जो कारकर्दगी होगी उसके ऊपर जरूर आप सवाल उठा सकते हैं, हुकूमत की गवर्नेंस पे भी सवाल उठा सकते हैं। लेकिन ये एक उनका जमहूरी और पार्लिमानी हक है, इस पे मेरे ख्याल में कोई इतनी ये अचंभे की चीज नहीं है कि जिसके ऊपर हैरत का इजहार किया जाए। चलिए, एक ब्रेक के बाद मैं उवैस तौहीद साहब से पूछूंगी कि क्या हुकूमत, सवाल तो हम उठा सकते हैं ना कि किसको क्यों तब्दील किया गया, क्या हम हवा बना रहे हैं इस बात को, इस अथर बात कर रहे हैं, दुनिया भर में इसी तरह रिशफल्स होते हैं, या फिर ये है गैर मामूली बात उवैस तौहीद साहब के ख्याल में? ये एक शॉर्ट ब्रेक के बाद जानते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। उवैस तौहीद साहब, ये जो एक बड़ी तब्दीली शहजाद अकबर साहब की हुई कुछ दिन पहले, इस बारे में शेख रशीद साहब से कल सवाल किया गया BBC के एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे बात की। उन्होंने कहा नवाज शरीफ को वापस ना लाने और पैसे ना रिकवर करने की बुनियाद पे शहजाद अकबर से इमरान खान साहब नाराज थे और उसके बाद ये इस्तीफा सामने आया है।
तो इसके बावजूद भी फिर ये सवाल बनता है हुकूमत से, या इसी चीज़ को मान लिया जाए जब हुकूमती सतह से इस किस्म का बयान सामने आ जाए, इस किस्म के तबादले के बाद या इस्तीफे के बाद? शुक्रिया आपसा देखिए, मैं समझता हूँ कि अब 3.5 साल गुजर गए हैं। अब तो ये सारी ऑप्टिक्स है कि तब्दीलियां आएंगी, वजारतें बदलेंगे, अब इलेक्शन का दौरा होगा, एक स्पेस है। सितंबर अक्टूबर के तनाज़े के बाद ISI की सरबराही की तैनाती का जो तनाज़ा खड़ा हुआ था, उसके बाद बहुत सी जमातें समझती हैं कि उन्हें एक स्पेस मिली है और उनका ख्याल है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अगर फासले या दूरियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी तो फिर बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं है, और वो इस स्पेस को जो है वो एक्सप्लॉइट करना चाह रही है। और वो स्पेस जो है वो ज़्यादातर हुकूमत की वजह से मिली है। अगर देखिए, जो हमारे दोनों पैनलिस्ट हैं उन्होंने बताया कितनी तब्दीलियां हुई हैं कि 4 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो गए, 4 फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, 6 चीफ सेक्रेटरीज हो गए, 5 FBR के चेयरमैन हो गए। तो ये वाज़ेह करती है, ये ठीक है जमहूरियत के अंदर होगी ये बातें के लिए आप तब्दील कर सकते हो, लेकिन इतनी तब्दीलियां फाइनेंस के अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर, तो ये लगता है कहीं ना कहीं एक रैंक्स एंड फाइल के अंदर हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ में एक फुकदान रहा है कंटिन्यूटी का, लोगों पे एतबार का, और परफॉर्मेंस जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हुई, रिएक्शनरी हुई है। वो मीडिया के परसेप्शन पे रिएक्ट करे। अगर 10 रोज किसी मिनिस्टर की ले दे हो रही हो टीवी पे, तो फिर आप देखेंगे 11वें 12वें रोज जो तर्जुमानों की फौज है हुक्मरान जमात की, वो आएगी और कोई ना कोई तब्दीली का इशारा देगी। जो इस वक्त खबरें हैं, जो आपने पहला सवाल किया था सोलंकी साहब से, अब जो इत्तलात उठते आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है शेख रशीद साहब को दी जाएगी, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो परवेज खट्टक साहब को दी जाएगी, जो उनकी बड़ी दिली मुराद थी कि अगर उन्हें मरकज में बनाया जा रहा है और चीफ मिनिस्टर दोबारा खैबर पख्तूनख्वा का नहीं बनाया जा रहा, तो उसके बाद वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को चाहिए थी। तो ये ऑप्टिक्स के तौर पे ले जाएंगी। मैं समझता हूँ कि अब परसेप्शन है, और परसेप्शन इज एन इम्पोर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। और मुझे ऐसा लगता है कि ये परसेप्शन जो निचली सतह पर हो, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होम ग्राउंड पे जो JIU के हाथों शिकस्त हुई है तहरीक इंसाफ को, वो आगे रिफ्लेक्ट करेगी, वो सेकंड फेज में भी रिफ्लेक्ट करेगी, पंजाब के लोकल बॉडी इलेक्शन में भी रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक, मेरा मानना यह है कि अब तब्दीलियां जो हैं वो एक ऑप्टिक्स के तौर पे ली जाएंगी, क्योंकि अब एहतसाब के कटहरे में चाहे माजी का बोझ जितना भी हो, मईशत का या मसाइल का, जो PPP बकौल इनके और नून लीग की हुकूमत इनके लिए छोड़ के गई थी, लेकिन अब एहतसाब के कटहरे में, अवाम के एहतसाब के कटहरे में, नॉट नैब या FIA नहीं कह रहा मैं, एहतसाब के अवाम के कटहरे में खड़ी होगी हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ, और वहां पर ऑप्टिक्स अगर कोई होती है मजीद तब्दीलियां जी, तो ये ऑप्टिक्स से बढ़ के कुछ नहीं होगा वैसा आपके ख्याल में? अगर आप समझते हैं कि ऑप्टिक्स से बढ़ के सिर्फ अवामी कंजम्पशन के लिए, मुझे बोलने दीजिए, एक जुमला बोलने दीजिए। शहजाद साहब की जो तब्दीली है, ये सेटिंग है, वो बहुत बड़ा सेट है, बहुत बड़ी ब्लो है तहरीक इंसाफ के एहतसाब के बयानिए में, और वो उनकी जो कोर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो एहतसाब के नारे पे इख्तिदार में लाए थे, वोट दिए थे, उनके दरमियान ये बहुत परसेप्शन रोल प्ले करेगी कि साल के अंदर ना बाहर से पैसा आया, ना कोई जेल के अंदर है, ना जरदारी जेल में है, ना नवाज शरीफ जेल में है। तो एक बहुत बड़ा झटका लगा है सियासी तौर पर, अगर देखिए आप तो। सही। मैं अब सेनेट के इजलास के मामले की तरफ भी आती हूँ। मैं सोलंकी साहब का एक कमेंट इसके ऊपर ले लेती हूँ। फिर सोलंकी साहब, अब जब शेख साहब ये दावा कर रहे हैं आके खुद ही कि उनकी कारकर्दगी ही मसला था, उससे पहले तो आके हुकूमत डिनाई कर रही थी इस बात को कि उन्होंने अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पे शहजाद अकबर साहब ने इस्तीफा दिया है, तो अब इसके बाद हम किस्सा ख़त्म समझे जब हुकूमती सतह पर एतराफ़ सामने आ रहा है, या मज़ीद सवालात को अब जन्म देता है ये शहजाद अकबर के जाने के मामले पर? मेरे ख्याल में आप शेख रशीद और फवाद चौधरी और शहबाज गिल के दरमियान कोई टास्क करा लें, क्योंकि फवाद चौधरी तो कहते हैं कि इन्होंने मुश्किल हालात में बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई, यही बात शहबाज गिल कर रहे हैं। तो एक ही वफाकी काबीना के जो
मुख्तलिफ वज़रा हैं, वो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, तो किसकी बात पे एतबार किया जाए? और जो कारकर्दगी है वो तो एक मजमूई जिम्मेदारी होती है। जब जो पैसे वापस लिए गए बरतानिया से आए, वो एक कौमी राज समझकर किस तरीके से वो काबीना के अंदर मंजूर हुए, उसकी सदारत तो इमरान खान ने की थी, तो जिम्मेदारी सिर्फ शहजाद अकबर पर क्यों? मेरे ख्याल में इमरान खान उसकी जिम्मेदारी लें। ये जो सिलेक्शन है लोगों की, अभी जिस साहब को लेकर आए हैं उसके बारे में जो किस्से मशहूर हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी किस पे होगी? इमरान खान पे होगी। तो ये बात कि जी बस फलां को उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, ये एक बहुत ही एक भोंडी बात। जी, मैं एक इसी के ऊपर एक कमेंट अतहर साहब का ले लेती हूँ फिर। अतहर साहब, अब ये देख लीजिए मामला, जिस तरीके से आप जमहूरियतों का हवाला दे रहे थे इंटरनेशनली, वहाँ पर अब एतराफ़ भी तो किया जाता है। यहाँ पर एतराफ़ शेख साहब कर रहे हैं, लेकिन सोलंकी साहब ने बताया कि किस तरीके से सारे हुकूमती वज़रा मीडिया को भी शटअप कॉल दे देते हैं कि आप लोग इस किस्म की बात ना करें, लेकिन बयानात आपस में मैच नहीं करते हैं। तो बाहर मुल्कों में या उन जमहूरियतों में ये तो नहीं होता कि एक एक घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इल्ज़ामात लगाए जाएँ, बाद में ज़राए से खबरें सामने आने लगें कि वो ब्रीफिंग कुछ देते थे प्राइम मिनिस्टर साहब को और डॉक्यूमेंट्स कुछ होते थे उनके पास, इसलिए निकाल दिया गया, प्राइम मिनिस्टर खफा हो गए उनसे। देखिए, मैं एग्री करता हूँ, इस हुकूमत के इतने ज्यादा तर्जुमान हैं कि उनकी बात समझाने के लिए हुकूमत को तर्जुमानों का एक तर्जुमान रख लेना चाहिए, जो तमाम तर्जुमानों की बातें इकट्ठी करके हमें समझा सके कि असल में वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये तो मसला है हुकूमत का, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर उनकी कारकर्दगी बेहतर होती तो उनको क्यों उतारा जाता? अगर आप उनकी कारकर्दगी देखें तो उनकी पार्टी के अंदर भी ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि जहांगीर तरीन को नाराज करने के अलावा और अलीम खान को पीटीआई से दूर करने के अलावा शहजाद अकबर साहब ने की क्या अचीवमेंट है? दो बड़े जो सियासी बाजू हैं खान साहब के, वो उन्होंने काटे, उसके अलावा बाकी तो उनकी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है एहतसाब के हवाले से। तो इस पे तो यकीनन सवालात सही उठ रहे हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से, लेकिन अब बतौर हुकूमत की अपनी कारकर्दगी पे भी सवाल उठेंगे, इसलिए कि एंड ऑफ द डे शहजाद अकबर इस निजाम को रिप्रेजेंट करते थे, इस हुकूमत को रिप्रेजेंट करते थे। वो कोई अपनी जाती जिसे कहते हैं हैसियत में काम नहीं कर रहे थे। तो यकीनन सवालात उठेंगे, लेकिन कहीं पे कुछ चीजें बेहतर भी हुई हैं एहतसाब के हवाले से। और वो लोग जिनके अपने अकाउंट से अरबों खरबों रुपए निकले और जिस किस्म की करप्शन के इल्जामात हमने देखे, वो जिस तरीके से सारे मसले के ऊपर बगलें बजा रहे हैं, ये भी एक लम्हा फिक्री है। अच्छा, ठीक, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर मैं फाइनली जो आज की बड़ी खबर है और हमें उसी के ऊपर बात कर शुरू में भी, लेकिन अब फाइनली मैं थोड़ी कैरिड अवे हो गई थी आप लोगों के तबसरों के अंदर। हम बात करेंगे जो स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल है उस बारे में एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब बात करते हैं हम आज सेनेट में पेश किया गया स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल, जिसके हवाले से बड़ी बड़ी बातें आप ऑपोजिशन की तरफ से सुनते आ रहे थे। ये भी कहा जा रहा था कि ये IMF के पास स्टेट बैंक को गिरवी रखवाया जा रहा है, कौमी सलामती पर हमला है। लेकिन आज पास हो गया बिल और एक एक्स्ट्रा वोट के साथ, और ये शिकवा सामने आया ऑपोजिशन की तरफ से कि उनके अरकान क्यों नहीं आ सके। सोलंकी साहब, आपकी तरफ आती हूँ पहले आपकी नज़र में क्या ऑपोजिशन का ये शिकवा सिर्फ काफ़ी है कि आधी रात को जारी कर दिया गया इजलास का एजेंडा, जिसकी वजह से खुद यूसुफ रजा गिलानी साहब भी नहीं पहुंच सके, या फिर हुकूमत ये कहने में हक बजानिब है और सेलिब्रेट करने में कि आप लोग कौमी असेंबली में हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? आप देखें जहां पर आपकी अक्सरियत थी वहां पर क्या किया हमने। जी, सबसे पहले तो हिज़्ब इख्तिलाफ को ये कहने का कोई जवाज़ नहीं है कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई, आधी रात को बुलाया तो फलां किया तो डिमका किया, एम्बुश किया। जब आप ये कहते हैं कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है और ये हकीकी तौर पर जमहूरी तौर पर मुंतखब होकर नहीं आए और इनके तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं वो गैर जमहूरी हैं, तो फिर आप उनसे जमहूरी रवैये की तवक्को ना करें। तो ये तवक्को करना कि वो जो पार्लिमानी नॉर्म्स हैं उनको खातर में लाएंगे, ये बात जो है वो ठीक नहीं है। असल बात ये है कि ये बिल जो मंजूर हुए, पहले मिनी बजट और स्टेट बैंक का, ये इंतहाई मुतनाज़ा और गैर मकबूल बिल है। तो आप अपोजिशन के नुक्ते नज़र से ज़रा सोचें कि क्यों ना ये मंजूर हो जाए और बदनामी भी उनकी हो, अवाम के अंदर भी जो है वो नुकसान इन्हीं का होगा और हम जो है वो मजलूम भी रहें। तो दोनों तरह से, एक तरह से अपोजिशन का फ़ायदा ही हुआ। आज अगर ये बहुत जोर लगाकर
इनको शिकस्त भी दे देते तो ये ज्वाइंट सेशन में वो उन्होंने मंजूर करा लेना था। तो एक तरह से कुछ लोग जो है वो जीत के भी हार गए हैं और कुछ लोग हार के भी जीत गए हैं। अच्छा, हार के भी जीत गए। अवैस तोईद साहब, ये तनकीद करने वाले ये बात कह रहे हैं और मुख्तलिफ मौके पे कहते आ रहे हैं कि ये अपोजिशन की स्ट्रेटजी है, वो चाहते हैं हुकूमत के लिए मुश्किलात बने, लेकिन स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल के हवाले से जितनी सख्त किस्म की बातें अपोजिशन कर रही थी, इसके तो दूररस असरात होंगे। आपको मुमकिन लगता है कि अपोजिशन ने जानबूझ के किया, अपनी हाजिरी को यकीनी नहीं बनाया ताकि पास हो जाए, सहूलत कारी की हुकूमत की? अब सब मैं अपने दोस्त और साथी जो पैनलिस्ट हैं सोलंकी साहब, उनकी राय से बिल्कुल मुख्तलिफ मेरी राय है। अपोजिशन के कुछ कलीदी रहनुमा ये मंजूर ना होना सेनेट में, बावजूद इसके कि अपोजिशन की वहाँ पे अक्सरियत थी और यूसुफ रजा गिलानी साहब का वहाँ मौजूद ना होना, इससे पहले सादिक संजरानी साहब के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक का नाकाम होना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाथ पकड़ के लेके जाना यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सिलेक्ट करवाना संजरानी साहब के हाथों, वो सारी इस बात की निशानदेही करती है कि कहीं ना कहीं कलीदी जो रहनुमा है अपोजिशन के, उनके बैक चैनल पर पस मंजर में ये अंडरस्टैंडिंग हुई है। और ख़ास तौर पे आज का जो बजट है, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जिम्मेदार हल्के हैं या जो रियासती इदारे हैं और जो भी लोग समझते हैं कि पाकिस्तान का मुल्क जो है वो दिवालिया है, हो रहा है, पैसे नहीं हैं, और अगर आज आपने IMF की इस कंडीशन को मंजूर नहीं किया तो फिर मुल्क के लिए मजीद मुश्किलात होंगी। और ये अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं पस मंजर में पर्दे के पीछे पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमा इसके अंदर शामिल मुझे लगते हैं। और चाहे वो जितना भी शोर मचा ले, साहिबा या मुस्तफा खर साहब, ये एक प्री रिक्विजिट है जो IMF की कंडीशंस के साथ, और ये हमें और आपको पता है कि ये खुद मुख्तारी स्टेट बैंक को दी जा रही है, जो मैं जाती तौर पे मैं समझता हूँ कि गलत है, लेकिन उस बावजूद उसके ये इसका मंजूर होना ये निशानदेही कर रहा है और अपोजिशन की कमजोरी जाहिर कर रहा है। उनके बेटे जो है यूसुफ गिलानी साहब के, उनका बयान कोई मुझे बता रहा था मुल्तान से कि उन्होंने कहा है कि वो किसी के कुल पढ़ने गए हैं। बिल्कुल कुल पढ़े, फातिहा पढ़े, लेकिन अपोजिशन पे तो कुल ना पढ़वाए ना। ये तो एक बड़ी ही नाकामी है और ये नाकामी ये जाहिर करती है कि तहरीक अदम एतमाद लाने के पीछे ये किसी सिग्नल का इंतजार कर रही है अपोजिशन। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी अपोजिशन जमातें या सियासी जमातें, कुव्वतें, वो इस्टेब्लिशमेंट से सिग्नल के मुंतजर रहती हैं, वो डील की मुंतजर रहती है, ना कि अवाम के साथ डील करे कोई भी सियासी जमात हो। मुझे लगता है कि ये बहुत ही इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और उसके पीछे फिर शोर मचाते हैं और ढोल पिटवाते हैं, चाहे वो हुक्मरान जमात हो, वो कहते हैं कि जी ये देखो इनकी नाकामी हो गई। उनको भी पता है ये कहाँ पे मंजूर हुआ है, में कौन लोग शामिल थे। और मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ है और आगे की अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको भी नजर आती है। अच्छा, और ये मैं आप एक और इशू की तरफ भी जाने, मैं इसके ऊपर पहले अतर साहब का भी कमेंट ले लेती हूँ। अतर, कहिएगा आप, ये मुमकिन नजर आता है आपको कि मिली भगत हो या फिर अच्छा प्ले कर गई है हुकूमत, जिस तरीके से शिकवा भी कर रही है ऑपोजिशन के वजीर खजाना, आप बाहर जाते रहे ऐवान से, जब तादाद हमारी कम हुई तो आकर उन्होंने पेश कर दिया, और उसके अलावा लेट एजेंडा जारी किया गया। रात को भी सेनेटर अफनान उल्लाह ने ट्विटर पर पैगाम डाला कि इस वक्त जारी हो रहा है एजेंडा, इसलिए लोग पहुंच नहीं सके। हुकूमत ने अच्छा प्ले कर लिया है या ऑपोजिशन की तरफ से आपको लगता है मामला? देखिए, जो इसके ऊपर ऑपोजिशन का बयानिया था ना कि ये पाकिस्तान की बका की जंग है, हम मुल्क की जंग लड़ रहे हैं, तो ऐसे मौके पे तो उनको जरूरत थी कि वो इसाक डार साहब को भी बुला लेते। वो कहते बेशक आप जेल में जाएं लेकिन आप मुल्क में रहें, ताकि उस मौके के ऊपर आपका वोट इस्तेमाल हो सके। तो ऐसे मौके के ऊपर ऑपोजिशन के अहम रहनुमाओं का वहां से गायब होना, और ये कोई पहला मौका नहीं है, वो बार बार सेनेट में भी उनको शिकस्त होती है, उनको कौमी असेंबली के अंदर भी शिकस्त होती है, तमाम तर दावों के बावजूद। अब इसका इशू क्या है? इशू ये है कि आप लोग या हमारी अवाम या कुछ हल्के जो हैं, इन लोगों से ऑपोजिशन से असूली सियासत का एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कोई असूली सियासत कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए सियासत कर रहे हैं। आप सेनेट के इंतखाबात ही देख लें, यूसुफ रजा गिलानी साहब किस तरह सेनेटर मुंतखब हुए, उनके बेटे ने किस तरह बोलियां लगाई, हमारी टीवी स्क्रीन के ऊपर ही वो वीडियोस चली थी, उनके बेटे किस तरीके से वोट खरीद रहे थे, और सिंध के एक वजीर किस तरह कह रहे थे मैं 5 करोड़ 10 करोड़ तरक्याती फंड्स दे दूंगा कि जैसे
जैसे कोई उनकी कोई जाती मलकियत है, थर में बच्चे मरते रहे, नो प्रॉब्लम, सेनेट के अंदर हमारा बंदा होना चाहिए, क्योंकि ये जमहूरियत की खूबसूरती है। तो इन लोगों से अगर हम असूली सियासत की तवक्को रखते हैं तो वो हमारी अपनी, मैं कह सकता हूं कि गलत फहमी है या कम इल्मी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें कि जब भी मौका आता है, ऑपोजिशन जब हारती है, उसके बाद ये इल्जामात लगाना शुरू हो जाते हैं, फोन कॉल्स आ गई, रात के टाइम पास कर लिया। भाई ये कोई यूगोस्लाविया के सेनेट में तो नहीं पास हुआ ना, आप इसी सेनेट के मेंबर हैं, आपको पता है कि 28 तारीख से पहले ये चीजें खत्म होनी है, ये चीजें पास होनी है, IMF के साथ मीटिंग है, तो आप इस्लामाबाद में मौजूद रहते। और दूसरी बात यह है, लेकिन अतर ये मुमकिन है कि ऑपोजिशन जानबूझ के तमाशा देखने के लिए ये सब कुछ कर रही हो, जो बात हुई है पहले अभी गुफ्तगू में? देखिए, इसमें ऑपोजिशन का मसला ये है कि एक तो ये बात हो सकती है कि जानबूझ के तमाशा, पर उससे ज्यादा बात ये कि ऑपोजिशन अपने मफादात की सियासत कर रही है। वो कोई मुल्क के लिए अगर सियासत कर रही होती तो वो कहीं पे एक जगह पे इकट्ठे भी हो जाते, लेकिन यहाँ पे जहां पे उनको अपना मफाद नजर आता है कि आप कायदे इज़्म इख्तिलाफ की सीट ले लें, अपना सेनेटर मुंतखब करवा लें, तो वो अपने मफादात की जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और उसकी सियासत करते हैं। अच्छा, वैसे मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी अतर, आपकी तरफ ये बात छोड़ते हुए ब्रेक के बाद, क्योंकि आप अक्सर एक सिंगल आउट करके जरा ऑपोजिशन के ऊपर थोड़ा ज्यादा बोझ डाल देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से प्राइम मिनिस्टर बैठ के ये बात करें कि ये ऑपोजिशन वाले घटिया लोग, तो उसके बाद फिर कुछ फेस सेविंग के लिए ऑपोजिशन ने भी तो बड़ी बड़ी बातें करनी है ना आकर, जब हुकूमत फुल उनके ऊपर दबाव डाले, आकर की बातें करें कि इनके साथ हम बैठना भी पसंद नहीं करते। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाऊंगी, इस बारे में भी बात करते हैं, कुछ सिंध हुकूमत के हवाले से भी उनकी जो हैंडलिंग है अभी हालिया जो एहतजाज हुए हैं कराची में, उसकी उस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब क्विकली बात कर लेते हैं, वक्त थोड़ा कम है मेरे पास, लेकिन सिंध हुकूमत के ऊपर जो तनकीद हो रही है इस वक्त, जो मुजाहरे और एहतजाज वहाँ पे हो रहे थे उनकी हैंडलिंग के हवाले से, और वैस साहब और सोलंकी साहब आप दोनों का भी एक पहले मोमेंट पहले मैं ले लेती हूँ, उसके ऊपर आप दोनों सिंध की जो सियासत है उसके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। सोलंकी साहब, पहले आपसे, क्या आपकी नज़र में किया है सिंध हुकूमत ने? 30 दिन से जमात इस्लामी बैठी हुई थी, उनके साथ बात करने तब गए जब MQM के मुजाहरे में जो पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया और विफाक तक से तनकीद होने लगी और बड़ा हो गया, ये मामला हाथ से निकल गया, तो उसके बाद जाके जमात इस्लामी के साथ मामला तय कर लिए। ये पूरा चैप्टर कैसा साबित होगा सिंध हुकूमत की और इसकी हैंडलिंग के हवाले से? देखें, जो पहला जो गुनाह है वो तो एक बुरा मकामी हुकूमतों का कानून है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सूबों में कोई शानदार कवानीन है, लेकिन पीपल्स पार्टी से तवक्कुआत ये हैं कि वो एक जमहूरी, क्योंकि वो आइन की खालिक जमात है, तो उसी आइन के अंदर जो आर्टिकल 140 और 140A है उससे मुताबिकत नहीं रखता। पहले बुरा कानून बनाया, फिर जब तमाम जमातें उनके खिलाफ हुई तो फिर जो है वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां की, और जिस तरीके से इस मुजाहरे को ख़त्म करने की कोशिश की गई और उसमें जिस तरीके से गैर मुतनासिब और बेतहाशा ताकत का इस्तेमाल हुआ, उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी को ही नुकसान हुआ। अब आप देखें कि वो पहाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ऐसा काम करते क्यों हैं जिसमें कि आप पीछे हटें? और सिंध के अंदर क्योंकि एक लिसानी एक झगड़ा कई अशरों से मौजूद है, तो उसमें ये जो झगड़ा है वो एक दूसरी शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो दोनों सूरतों में पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी ये थी कि वो बेहतर कानून बनाती, और फिर सिंध के अंदर एक और ज़रूरत है एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की। सही। अवैस साहब, अब आपकी नज़र में जो बात की सोलंकी साहब ने भी, पहले हम देखा करते थे लिसानी बुनियादों के ऊपर बहुत ज़्यादा बिगाड़ एक सूबे के अंदर, खासकर कराची के अंदर पैदा किया गया, ये आवाज़ें फिर से उठने लगी हैं। ये किस तरफ इशारा करती हैं? लेकिन जो कोशिशें की जा रही हैं ये काबू पाने के लिए काफ़ी होंगी? जैसा CM सिंध ने अमीनुल हक साहब को फ़ोन किया और कहा जो भी मामलाते हों लिसानी बुनियादों के ऊपर ना की जाए सियासत। फिर हमने देखा ANP के रहनुमा जो MQM के जांबहक जो रहनुमा थे, उनके नमाज जनाजा में भी उन्होंने शिरकत की बड़ी तादाद में। ये चीज़ें काफ़ी हैं या क्या करना होगा ताकि मामला उस तरफ ना जाए जहां माजी में था? अब साहब मैं मुर्तज़ा सोलंकी सिंध में पले बड़े हैं, यही हमारी धरती है और हमने ये भुगता है, सियासी तौर पे भी समाजी तौर पे भी। ये तफरीक है लिसानी बुनियाद पर वो इतनी गहरी हो गई थी 80 की दिहाई में, 90 की दिहाई में। उसकी वजूहात सबको पता है, तो उसमें हम बैकग्राउंड में नहीं जाते, लेकिन MQM की तरफ से ये फिर से नारे, ये शोशे जो है ये तफरीक को, लिसानी तफरीक को मजीद बढ़ाने के मुतरादिफ है और आग लगाने के मुतरादिफ है।
चाहे वो आफाक अहमद साहब हो, चाहे वसीम अख्तर साहब हो, कोई भी सर हो, और ये काबिल मजम्मत है। और चाहे पीपल्स पार्टी के अगर कोई लोग इस लिसानी बुनियाद पे बयान देते हैं, वो भी काबिल मजम्मत है। उन्हें पता है कि एक दूसरे के साथ रहना ही सिंध की तरक्की के लिए है। ये जो लड़ाई है, सियासी लड़ाई, ये कराची में हम देखते हैं। लेकिन सॉरी अवैस साहब, कता कलामी के आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा ये कहते हुए, लेकिन सिंध हुकूमत ने भी तो यहाँ पर काम खराब किया कि जमात इस्लामी से जाकर उन्होंने बात कर ली 29 दिनों के बाद, लेकिन इतना वक्त सुना तक नहीं ऑपोजिशन को सिंध हुकूमत माजद के साथ ये एक अलग मामला है। ये सियासी साला खालिसत मामला है, क्योंकि उन्होंने एक नाजायज एक गैर कानूनी गैर आईनी बिल पास किया है। उसके बाद वो कंसीड कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि आगे जो लड़ाई है, सियासी लड़ाई, वो है उन 14 सीटों की जो तहरीक इंसाफ ने 2018 के इंतखाबात में ली थी इस शहर कराची से। MKM की 4 सीटें हैं। उन्हें पता है कि अल्ताफ हुसैन के निकल जाने के बाद, सेक्टर और यूनिट के तहरील होने के बाद, उनको ना वो आज़ादी है, ना उनकी वो इतनी सपोर्ट है, तो वो वापस कम बैक करना चाह रहे हैं। और अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने, और उन्होंने गलत तरीके से हैंडल किया ये सारा मामला। MKM को इससे सपोर्ट मिलेगी, प्रोटेस्ट की सियासत करना वो जानते हैं। और दूसरी तरफ जमात इस्लामी जो बिल्कुल गुमनामी में थी, वो उसका कमबैक वापस हो गया। और वो समझते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि अगर हम कंसीड करेंगे जमात इस्लामी से, तो वो हमारे सियासी हरीफ नहीं है। तो अगली लड़ाई जो है वो सीटों की है, लोकल बॉडीज के अंदर एक खौफ की है पीपल्स पार्टी को कि मेयर किसका होगा। तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से काफी कुछ खो चुकी है, बावजूद इसके कि काफी बड़ा मैंडेट मिला था कराची के अंदर। सिर्फ 2 जुमले में कहूंगा, कराची के अंदर जो सियासी खला है वो अभी भी मौजूद है, और लाखों की तादाद में हर साल एक डायरेक्शनलेस यूथ जो है वो पैदा हो रहा है। और खतरा ये है कि वहां पे एक फिर से कहीं अंधेर नगरी का कानून राइज ना हो जाए। तो बहुत बड़ा ये सियासी मामला नहीं है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया वैसा, मैं आपसे जी अगर मैं आपकी बात को कंक्लूड करूं जल्दी में, तो वो यही होगा कि आप ये समझते हैं कि नहीं करना चाहिए था, कानून ठीक नहीं था, लेकिन लिसानी शक्ल देना भी इसको दुरुस्त नहीं था। अतर साहब के लिए वक्त नहीं बचा, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अतर काज़मी, सोलंकी साहब और अवैस तौहीद साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। आने वाले हफ्ते में हम खास तौर पर सिंध पुलिस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो वहां पर हो रहा है सिंध में वो दुनिया में कहीं नहीं होता। बड़े बड़े मुजरिमान आज़ादाना घूम रहे होते हैं, मीडिया रिपोर्ट करता है, तो तब सिंध हुकूमत को होश आती है। बात करेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते इस बारे में। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।